नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार हम आपको जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, कौन कौन सी नई तकनीक आ रही है हमारे किसानों के फायदे के लिए, और खास तौर से आपको जानकारी देते हैं हमारे उन तमाम उन्नत किसानों के बारे में भी जो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में नए आयाम छू रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। लीलियम फूल की पॉली हाउस में सफलतापूर्वक खेती। प्याज बीज उत्पादक किसान जसप्रीत सिंह गिल युवाओं में खेती करने की दे रहे हैं प्रेरणा। और अधिक दूध उत्पादन के लिए सर्दियों में कैसे रखें पशु पोषण का ध्यान। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना वाहल और अब खबरें विस्तार से। हमारे देश में भी विदेशी फूलों की खेती सफलतापूर्वक होने लगी है। हमारे अनुभवी किसानों ने देश में इस फूल की मांग को पूरी कर अमूल्य निर्यात मुद्रा की बचत की है। लीलियम फूल की डंडी आम बाजार में 25 से 35 रुपए में मिलती है। इस बेशकीमती पुष्प का उत्पादन कर दिखाया है लाडवा कस्बा हरियाणा के किसान विजेंद्र गोयल ने, जिसने बीज तो हॉलैंड से ही मंगाए हैं मगर खेती यहीं पर कर रहे हैं। मैं ये यहाँ पे फूलों की खेती कर रहा हूँ 5 साल से, जिसमें मेरा मेन फ्लावर है लिलियम। लिलियम का सीड ये हॉलैंड से आता है सारा, और यहाँ पे फिर इसकी फसल उगाई जाती है। इसकी मार्केटिंग सारी दिल्ली में जाके होती है और एक्सपोर्ट भी होता है। सबसे पहले ये लिलियम का काम पॉली हाउस के अंदर मैंने ही स्टार्ट किया था। आज 5 साल से मैं ये लिलियम की खेती कर रहा हूँ। तकरीबन 3 से 4 एकड़ में पॉली हाउस के अंदर मैं लिलियम की खेती कर रहा हूँ, और ये अच्छे एक प्रोग्रेसिव फार्मर की अच्छी पैदावार देने वाली फसल है, जिस पे मैंने पहले यहाँ पे हमारे घरोंडा में एक सरकारी फार्म है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के नाम से, वहाँ से इसके बारे में सारा कुछ मैंने जानकारी हासिल की। 1 साल तक मैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेता रहा, देखता रहा, और उससे ही प्रत्याशित होकर मैंने ये यहाँ पे अपनी लिलियम लगानी शुरू की है। ये तकरीबन 1 एकड़ में 14 से 15 लाख रुपए का सीड लगता है। एक सीड की कीमत होती है 15 रुपये, जिससे एक स्टिक निकलती है। एक स्टिक की वैल्यू मार्केट में 20 रुपये से और 35 रुपये तक की मिल जाती है। मेरे को ये अच्छी खेती लगी। कई बार मार्केट पिटी हुई होती है, तब भी पैसे तो पूरे हो ही जाते हैं, लेकिन अमूमन इसमें पैसे अच्छे बच जाते हैं। हमारे किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह एवं आधुनिक तकनीक के सहयोग से फसलों एवं सब्जियों के उन्नत बीज तैयार करने में सफल हो रहे हैं। पंजाब के ऐसे ही एक सफल बीज उत्पादक किसान से करवाते हैं आपकी भेंट। पंजाब के गांव गालिब खुर्द लुधियाना के प्रगतिशील बीज उत्पादक किसान आजकल प्याज की पौध एवं बीज उत्पादन में लगे हुए हैं। भाई जसप्रीत सिंह गिल प्याज के साथ साथ गेहूं की PBW 725, 550 एवं HP BBW 1 के साथ साथ सरसों आदि के बीज भी तैयार कर रहे हैं। मैंने पहले खेती का काम शुरू किया तो मुझे नहीं लगा इसमें मुनाफा है। मैंने PAU के साइंटिस्टों से राब्ता कायम किया। उन्होंने मुझे प्याज की नर्सरी में बताया, प्याज की नर्सरी के बारे में बताया, और मैंने थोड़ी नर्सरी लगाई। उससे मुझे थोड़ा मुनाफा लगा। मैंने फिर प्याज का बीज उत्पादन आप शुरू किया और बीज उत्पादन करके नर्सरी शुरू की। नर्सरी में मुझे मुनाफा मिलने लगा। फिर मैंने गेहूं और पैडी का बीज उत्पादन शुरू किया। जो मेरे से फार्मर वो घर में से आगे ले जाते हैं, उसमें मुझे काफ़ी मुनाफा हो जाता है। और बीज उत्पादन के लिए मुझे नए नए बीजों की लोड होती है, इसके लिए ज़रूरत रहती है। इसके लिए मैंने IAIR से राब्ता रखा हुआ है, PAU लुधियाना से रखा हुआ, यंग फार्मर पटियाला से रखा हुआ। वहाँ से मुझे पूरी हेल्प मिलती है जी। जो नए नए बीज होते हैं मिलते रहते हैं, और मेरी यही कोशिश होती है कि बढ़िया बीज ही मेरे फार्मर भराओं को मिलन। इसकी मार्केटिंग के लिए मुझे ये बेनिफिट मिला, जो ज़िम्मेदार मुझसे नर्सरी प्याज की नर्सरी लेकर जाते थे, उनको जब नर्सरी अच्छी मिलती थी, वही ज़िम्मेदार मुझसे गेहूं और पैडी का बीज लेकर जाते हैं। पशुओं से सारे साल अच्छा दूध या मांस उत्पादन के लिए उनके आहार का ध्यान रखना
बहुत जरूरी है। विशेषकर सर्दियों में इस ओर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के पशु पोषण वैज्ञानिक बकरी पालन को लेकर अनुसंधान में प्रयासरत हैं। पेश है पशु पोषण पर यह खास रिपोर्ट। सर्दियों में भेड़ बकरी पालकों को रहने के लिए, पशु स्वास्थ्य के लिए एवं उनके खान पान संबंधी आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक पोषण प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में हमारे संवाददाता को जानकारी दी CIRG के वरिष्ठ वैज्ञानिक पशु पोषण डॉक्टर रविंद्र कुमार ने। सर्दियों के मौसम में ठंडी होने की वजह से उनको बाहर भेजना स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा नहीं होता, इसलिए आप सर्दियों के मौसम में उनके खान पान की व्यवस्था अगर बाड़े में के अंदर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाड़े के अंदर उनको रखें और उनको सूखा चारा, अगर आपके पास सूखा चारा हो, पत्तियां हो तो वो आप खिला सकते हैं। साथ ही साथ सर्दियों में थोड़ी एनर्जी की मात्रा भी फीड में बढ़ा देनी चाहिए। उसके लिए आप उनको जौ, ज्वार, मक्का के दाने भी खिला सकते हैं। अगर साथ ही साथ अगर आपके पास कोई खली हो तो खली भी खिलाएं, जिससे उनके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी की जा सके। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बकरियों को पानी जो पिलाएं वो ज़्यादा ठंडा ना हो, उसकी वजह से भी उसमें समस्या पैदा हो सकती है। अगर आपके पानी थोड़ा हल्का गर्म करके पिलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा और कम से कम 3 से 4 बार पानी पिलाएं। बकरियों के बच्चों पे भी बहुत सावधानी देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय उनके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। उनको कभी भी बाहर ना भेजें और माँ का दूध जरूर पिलाएं। साथ ही साथ कुछ मात्रा में उनको पिसा हुआ दाना भी खिला सकते हैं और सूखा हुआ चारा अगर आपके पास हो या सूखी या हरी पत्तियां हो तो भी बकरी के बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाना चाहिए। सामान्यतः बकरी जो है अपने शारीरिक भार का 4% तक खाती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है और 4.5 से 5% तक उनका रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो उसी के हिसाब से उनको दाना और चारा खिलाएं। ये सब सावधानी रखकर आप अपने बकरियों से पूरा उत्पादन ले सकते हैं। खेती किसानी में मौसम की अहम भूमिका होती है, इसलिए किसान भाइयों आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप मौसम की पूर्व जानकारियों को जान लें व खेती से संबंधित कार्य शीघ्र कर लें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर, पूर्व उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गहरे कोहरे की अत्यधिक संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा प्रायद्वीप भारत में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। जम्मू और कश्मीर में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या बर्फ पड़ने की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ना सिर्फ सरकार लगातार प्रयास कर रही है, बल्कि युवा जो हैं वो भी इस दिशा में अब आगे बढ़ चले हैं। जी हाँ, अब युवा ना सिर्फ कृषि में बल्कि उन्नत ढंग से कृषि और उसकी तकनीकों को अपना रहे हैं। आपको आज हम ऐसे ही एक जो उन्नत युवा किसान हैं उनसे मिलवाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लाडवा में ये किसान है और ये करते हैं सब्जियों की नर्सरी तैयार। आप भी ये सोच रहे होंगे सब्जियों की नर्सरी तैयार करने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उन्नत ढंग से अगर नर्सरी तैयार की जाती है उसके बाद पौध अच्छी होगी और वही पौध जब आपके खेत में पहुंचेगी तो जाहिर तौर पर अच्छी उपज आपको मिलेगी, उससे फल भी अच्छा मिलेगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से एक युवा किसान, एक उन्नत युवा किसान ना सिर्फ सब्जियों की नर्सरी बड़े ही अच्छे ढंग से तैयार कर रहे हैं बल्कि पौध को आगे किसानों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ उन्हें मुनाफा हो बल्कि किसानों को भी अच्छा दाम मिल सके। अनिल जी, ये पॉली हाउस आपने तैयार किया है, इस पॉली हाउस तैयार करने के क्या तरीके हैं, क्या आपने जो पौधे तैयार कर रखे हैं इसके बारे में हमारे किसानों को बताइए, जिससे कि वो भी इस काम को कर सके और काफ़ी आमदनी ले सके। ठीक है जी सर, सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं बड़ा एक छोटा सा किसान हूँ और हमारे हरियाणा सरकार ने जब 65% सब्सिडी पॉली हाउसेस पे दी तो हमने तब इसका सोचा भी पॉली हाउस लगाते हैं। तो मैंने अपने पहले गांव में, मैं बेसिकली गांव कलरी ननेड़े से हूँ, वहाँ पे मैंने पॉली हाउस लगाया और उसमें मैंने फूलों की खेती की, जरबेरा की। तो धीरे धीरे इसको मैंने आगे बढ़ाया। इसमें मैंने कुछ पॉली हाउसेस लीज पे लिए, जिस पे मैंने वेजिटेबल्स का शुरू किया। तो मैं देखता था कि हमारे फार्मर्स को नर्सरी, एक प्रॉपर नर्सरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो काफ़ी मतलब लॉस में रहते थे। उनको बार बार ओपन फील्ड की नर्सरी से प्लांट लगाते थे, उसमें मोर्टेलिटी आती थी, काफ़ी उनके पौधे मरते थे। वो बार बार उनको लगाते रहते, कुछ गेते चल गए, कुछ पिछेते चलते थे, तो उनको प्रॉपर उसकी जो यील्ड मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती थी। तो घरोंडा में हमारे इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट है, तो हम भी पहले वहीं से प्लांट्स लाते थे, बट उनके पास भी एक लिमिटेड स्पेस एरिया था अपना, तो सभी फार्मर्स की डिमांड पूरी नहीं कर सकते थे। तो यही सोचते हमारे माइंड में आया कि क्यों ना हम भी एक ऐसा ही अपना नर्सरी, पॉली हाउस लगा सकें, पॉली हाउस में नर्सरी का काम शुरू करें। तो यहाँ पे अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये लाडवा भरान गांव में है। तो ये विजेंद्र गोयल जी का फार्म है, जो जिनके साथ हमने पार्टनरशिप में यह काम शुरू किया, क्योंकि ये एक थोड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा थी, तो इकल्ले नहीं कर सकने की वजह से इसमें हम 3 पार्टनर हैं, संदीप चहल, विजेंद्र गोयल जी और मैं। तो जब से हमने ये काम शुरू किया है, एक ये सेटिस्फेक्शन मिलती है हमें कि एक फार्मर को हम अच्छी नर्सरी दे रहे हैं, क्योंकि हम भी बेसिकली फार्मर हैं, हम बिजनेसमैन नहीं हैं। और ये हमारी जो नर्सरी फार्मर लगाता है, सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये है, उसके खेत में जैसी ये प्लांटेशन होती है, ये कह लो कि ये 15 दिन पहले खेत में लग गया है प्लांट, क्योंकि जो हमारा आप देख रहे हो ये इसका रूट जोन अभी थोड़े दिन की है सोइंग, ये इसकी रूट जोन बड़ी अच्छी डेवलप होती है। ये वो जैसे ही खेत में लगती है, ये सॉइललेस मीडियम में तैयार करते हैं इसको, कोकोपिट में हम। इसका तैयार करने का जो सही तरीका है, हाँ जी सर, वो क्या है तरीका? सर, इसको जो हम सॉइललेस मीडिया में तैयार करते हैं, इसमें कोकोपिट, वर्मीकोलाइट और परलाइट, इसकी अलग अलग रेशो हम लेके इसको मीडिया इसका तैयार करते हैं। एक तो ओपन फील्ड की नर्सरीज़ में सॉइल से जो डिजीज़ बोर्न होती हैं वो काफ़ी हमारी नर्सरी के साथ ही खेत में चली जाती हैं, परंतु जो हम ये सॉइललेस मीडिया में तैयार करते हैं
तो ये डिजीज़ फ्री नर्सरी होती है बिल्कुल ही। इसमें मतलब कोई भी कीड़ा नहीं होता? नहीं सर, इसके अंदर कोई ऐसी जैसे आप देख रहे हो इसको स्ट्रक्चर को, हम तो बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, पूरी जो है ना आपने तैयार कर रखी है। और एक एक प्लांट की जर्मिनेशन आप देख रहे हो, बिल्कुल स्वच्छ आप प्लांट है। और यहाँ प्रॉपर इसको हम ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर्स, फंजीसाइड्स के स्प्रे करके उसके बाद ही हम फार्मर को इसको देते हैं, ताकि उसको खेत में जाके कोई परेशानी ना आए। अच्छा, तो ये बताइए, जो आप तैयार करके किसान को देते हो तो उसमें तो आपका खर्चा होता होगा, तो आपका क्या खर्चा होता है और क्या बचत होती है, और क्या हमारे किसानों को कहें कि भाई आप भी ऐसे ही करो? ठीक है सर। सर इसमें हम फार्मर से 1 रुपया प्लांट लेते हैं प्लांट तैयार करने का। कुछ फार्मर्स हमें सीड दे के चले जाते हैं, तो उनके हम ऑर्डर पे तैयार करते हैं। कुछ सीडलिंग हम अपने भी तैयार करते हैं। जो फार्मर्स जिनकी मोर्टेलिटी आती है, प्लांट्स जो खुद तैयार करते हैं, मर जाते हैं, वो हमारे से ले जाते हैं। तो सर इसमें हम सीडलिंग का खर्चा लेते हैं, प्लस 1 रुपया प्लांट इसका जर्मिनेशन का लेते हैं। अच्छा, 1 रुपये का लेते हैं। तो आपके पास इसका बचत कितनी आती है इसमें? सर इसमें हमने कैलकुलेशन की थी, इसमें कम से कम हमारी 70 पैसे कॉस्टिंग आती है, और 70 से 80 पैसे के बीच में हमने कैलकुलेशन की थी आती है। इसमें 20 पैसे पर प्लांट के हिसाब से हमें सेव हो जाता है। अच्छा, तो आप जो है इसमें कौन कौन सी किस्में तैयार करते हो कि भाई ये तैयार करें, ये तैयार करें, और फिर तैयार करने के लिए कितने समय में ये खेत में लगाने लायक होती है? सर ये डिपेंड करता है अलग अलग वेजिटेबल्स के बारे में। अभी कुकुम्बर को लेते हैं हम, अगर खीरे को लेते हैं, खीरे की नर्सरी हम 20 से 25 दिन में तैयार कर देते हैं, और टमाटर की हम 30 से 35 दिन में तैयार कर देते हैं। कैप्सिकम की 45 से 50 दिन में तैयार कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी सीडलिंग नर्सरी लगाना चाह रहे हो, कौन सी वेजिटेबल आप लगाना चाह रहे हो। हाँ जी सर। इसके अलावा जैसे आप इसमें पानी देते हैं, तो पानी आपका कैसा हो और पानी देने का तरीका क्या है? सर अभी जैसे मैंने बताया, इसका बिल्कुल अभी हमने एक नया शुरू किया है। अभी ये सारा मैनुअली है, जो भी हम कर रहे हैं मैनुअली, हाथ से हम इसको पानी दे रहे हैं। बट इसमें पानी का EC और pH कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि हमारे जो भी हम प्लांट्स को जो भी फर्टिलाइज़र्स हम दें, ताकि वो अपटेक कर सके। मेन नर्सरीज़ को तैयार करने का सबसे मेन रोल रहता है हमारे पानी का। अगर पानी का हमारा pH बढ़ा हुआ है, तो EC बढ़ा हुआ है, हमारे जो सोइलस मीडिया है इसका, तो प्लांट फर्टिलाइज़र्स वगैरह अपटेक नहीं करेगा और वो प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान रखने की बातें हैं। इसके अलावा आप इसमें जो खाद है, यूरिया है, ये कुछ इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ये जल्दी जल्दी बने? सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये तो जैसे हमारे को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो प्लांट्स को भी ये तीनों चीज़ों की एक मस्त ज़रूरत रहती है। तो ये वाटर सोल्यूबल फॉर्म में आते हैं फर्टिलाइज़र्स, जिसका हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, यस सर। तो इसको तैयार करने के लिए आप भी एक अच्छे किसान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो भाई है या गांव का आदमी है, वो इस काम को कर सके और इस काम से उसको ज़्यादा फ़ायदा हो? सर जैसे मैंने बताया था कि इस काम में थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बट ओपन फील्ड से अगर आप नर्सरी ले रहे हो, वो आपको 60 से 70 पैसे में दे रहे हैं और हम 1 रुपया ले रहे हैं। तो 30 पैसे की एवरेज में अगर आपको एक अच्छी नर्सरी मिल रही है, तो मेरे ख्याल से अगर हर फार्मर की नहीं कैपेसिटी है इसको करने की, तो वो प्लांट्स ले सकता है और एक तंदुरुस्त प्लांट मिलेगा। उसको ज़रूरत नहीं है कि हर किसान इसको करे, बट जिसकी अफोर्डेबिलिटी है वो कर सकता है खुद, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। पॉली हाउस तैयार करने के लिए तो काफ़ी खर्चा आता होगा, आपने देखा होगा कि ये तो बहुत खर्चा आता है इसमें। एक तो आप में इसमें जो है ना 3 भाइयों ने मिलकर तो इस काम को किया है, तो आप भी तो ये चाहते हैं कि 3 की बजाय 4, 6, 10 आदमी मिलकर भी काम कर सके। तो इसके लिए जो खर्चा है वो कुछ सरकार भी मदद करती है? सर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गवर्नमेंट ने इसमें 65% सब्सिडी दी हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, जिसको इसको हमने हाईटेक में खुद ही कन्वर्ट किया है। इसको हाईटेक में कन्वर्ट करने के लिए हमने गवर्नमेंट से कुछ नहीं लिया। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हमने 3 व्यक्तियों ने इसको मिलकर शुरू किया है, पार्टनरशिप में शुरू किया है। लेकिन सरकार ने क्या मदद की है?
सर सरकार ने इसमें शुरू में 65% सब्सिडी हमने इस पे ली थी, सिर्फ पोली हाउस बनाने पे। इसको हाईटेक में कन्वर्ट करने के लिए हमने सरकार से कोई मदद नहीं ली है, वो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो जिस तरह किसान तैयार करे वो बीज के लिए भी पैसा चाहेगा सरकार से, तो उसको मिल सकेगा? सर सरकार की कई दफ़ा पॉलिसीज़ आती हैं, वो फार्मर को सब्सिडीज़ पे सीड देते हैं, कई दफ़ा फ्री में भी दे देते हैं। तो मेन हमारा मोटो है, अगर फार्मर सीड हमारे पास लेके आ रहा है तो हम उसको जर्मिनेट करके देते हैं, या खुद की नर्सरी हम तैयार करते हैं। कुछ फार्मर्स कहते हैं भाई आप कर लो, हम आपसे ऐसे ही पिक कर लेंगे, जैसे ओपन फील्ड में लोग करते हैं। तो ऐसे ही इसको हम कोकोपीट में तैयार कर देते हैं। अच्छा, इस काम के लिए, क्योंकि काम तो बहुत बारीक है, इसके लिए जो हमारा गांव की जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, क्या उनसे भी काम लेते हो कि 2 पैसे उनके बने जाए? सर ये एक इस पोली हाउसेस का सबसे एक मेन ड्रॉबैक ये है कि इसमें हम रोज़गार, कई व्यक्तियों को रोज़गार दे रहे हैं इसमें। अभी भी अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे 8-10 लेबर परमानेंट लगी रहती हैं नर्सरी के काम में। इसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, तो एक उनको रेगुलर इनकम मिलती है, रोज़गार मिलता है उन्हें। तो इतनी जानकारी के लिए भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो फिलहाल के लिए आज कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, कल आपके सवालों के जवाब हम देंगे। यानी हमारा जो कल का एपिसोड रहेगा, कल के कार्यक्रम में आपके सवालों को हम शामिल करते हैं और उनके जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।